Good morning, students. Now I start our today's class in subject of political science. Today we read our next books, which is Politics in India since Independence. And today we start our new chapter, which is Challenges to Restoration of the Congress System. Our previous chapter is India's external relation. Now we move to our other chapter, which is show the challenges of Indian politics, challenges in Indian politics when Congress party to face new kinds of problems, new types of conflict in inner manner and also outer manner. तो हम आज जिस नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से अभी तक तो हमने देखा था कि कांग्रेस बैक टू बैक 3 जनरल इलेक्शंस में वो विजयी रही, किसी भी प्रकार की चुनौती उसे विपक्ष से नहीं मिली और चुनौतियां थी भी तो बहुत आसानी से उसने उसे पार पा लिया। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस तमाम प्रकार की आइडियोलॉजीज़ को अपने अंदर समेटे हुए वो चलती रही, लेकिन अब कांग्रेस के लिए समस्या शुरू हो गई। अब कांग्रेस के लिए संघर्ष शुरू हो गया जब उसे बाहर और भीतर दोनों तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाहर से विपक्ष एक हो गया और भीतर जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ थी उनमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो गया। तो टॉपिक वाइज हम लोग ये देखना शुरू करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सीजन, यानी कि राजनीतिक उत्तराधिकार को चुनौती। पॉलिटिकल सक्सीजन यानी कि नेहरू के जाने के बाद कौन कांग्रेस पार्टी को, भारत को लीड करेगा। 64 और मई का मंथ जिसमें जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है और 1 साल से भी ज़्यादा समय से वो बीमार रहते हैं। और नेहरू चूँकि एक लिबरल पॉलिटिशियन थे, वो विरोधियों को भी सहज रूप से स्वीकार थे, अपने विरोधियों की भी बातें उतनी ही तन्मयता से सुनते थे जितना अपने सपोर्टर्स की बातें सुनते थे। तो इस प्रकार के नेचर की वजह से ही भारतीय राजनीति में लोकतंत्र डेवलप्ड हुआ, विकसित हुआ। अब चुनौती ये रही कि भारतीय राजनीति में चूँकि अभी लोकतंत्र अपने प्रारंभिक स्वरूप में था, अपने स्टार्टिंग एज में था, और कैसे इस स्टार्टिंग एज में कोई ऐसा नेता मिले जो तमाम प्रकार के विरोध को, तमाम प्रकार के समर्थन को, तमाम प्रकार के अप्स एंड डाउन्स को एक्सेप्ट करते हुए भारतीय लोकतंत्र को कंटिन्यू रखे। ये चुनौती थी। खतरा यहाँ तक था कि कहीं ऐसा ना हो कि अवसर पाके जो मिलिट्री है वो विद्रोह कर दे और राजनीति को अपने हाथ में ले ले, कहीं हम लोकतंत्र हमारा डिफ्यूज़ ना हो जाए, हम लोकतंत्र की स्टेबिलिटी को कहीं ख़त्म न कर दें। तो ये तमाम प्रकार के समस्याएं थी और जिसमें उभर करके आए हमारे भारत के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्रियों में से गिने जाने वाले एक प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही प्रभावी था, जो कद के बहुत छोटे थे लेकिन इरादों के बड़े मजबूत थे, जिनके आते ही देश ने दो संकट को फेस किया, चुनौतियों को फेस किया। एक तरफ देश में सूखा पड़ गया और दूसरी तरफ देश को बाहरी आक्रमण झेलने पड़े। मैं बात कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री की, जो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में भी मंत्री थे और उन्होंने एक समय बहुत बड़ा दिल दिखाया था जब भारत में उनके रेल मंत्री पद पर रहते हुए भारत में एक रेल एक्सीडेंट होता है और वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए
वो रेल मंत्री पद से इस्तीफा देते थे, तो नैतिक रूप से यानी मोर्टेलिटी के आधार पे, मॉरल आधार पे, मोर्टेलिटी नहीं सॉरी मॉरल आधार पे, मॉरलिटी के आधार पे वो बहुत ही सशक्त थे और सर्वप्रिय थे और सबको एक्सेप्ट थे। तो नेहरू जी के जाने के बाद जब ये हुआ कि किस प्रकार किसको चुना जाए, तो उसमें पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज, और के कामराज जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने बड़ी इजीली सबसे सलाह मशवरा किया, कांग्रेस के एमपी से, कांग्रेस के लीडर से, और सब एक सर्वसम्मति से, मतलब एक राय से जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने अपना एक प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री और अपना लोकसभा का नेता माना। तो इस प्रकार से शास्त्री जी जवाहरलाल नेहरू के बाद शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और दुखद बात ये रही कि 64 में प्रधानमंत्री बने और 66 में ही उनका देहावसान हो गया। 1966 में मैंने पहले ही चर्चा किया कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने दो मेजर क्राइसिस को फेस किया, एक फूड क्राइसिस और दूसरा वार। तभी इन्होंने नारा दिया कि हमें अपने सेना के जवानों को भी इनकरेज करना है और अपने देश के किसानों को भी इनकरेज करना है। जी हाँ, वो नारा था जय जवान जय किसान। और इस नारा इस स्लोगन के बिहाफ पे हमारे देश ने बहुत ही एकजुटता दिखाई, बड़ा इनकरेजमेंट हुआ और दोनों समस्याओं से हम लोगों ने पार पा लिया। तो 10 जनवरी 1996 को ताशकंद में, ताशकंद हम कहते हैं, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। असामयिक मृत्यु, और इस पे बड़ी कॉन्स्पिरेसी रही, इसके ऊपर हम लोगों को बात करना चाहिए, जो कि कभी भी बात नहीं हुई, और आने वाली पीढ़ी को ये जरूर बताना चाहिए कि किस प्रकार से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आउटर कॉन्फ्लिक्ट, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड ब्लॉक पॉलिटिक्स, आफ्टर दैट वहाँ पे जो आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी ड्यूरिंग कोल्ड वार, इन सारी सिनेरियो को ध्यान में रख करके ये याद रखिए कि शास्त्री जी की मृत्यु जब हुई तो उस समय किसको क्या लाभ हो सकता था। आज आपके यहाँ आत्मनिर्भर भारत बनने की बातें हो रही हैं और शास्त्री जी ने अमेरिका से बिना मदद लिए, बिना अमेरिका के दबाव में आए, किस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन को, वाइट रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया। तो जाहिर सी बात है कि विश्व का सबसे बड़ा देश, कैपिटलिस्ट कंट्री, कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा व्यक्ति लगातार एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री बने जो कि आगे जाकर के वर्ल्ड पावर को बैलेंस करना चाहेगा, एक विश्व शक्ति बन सकता है। भारत की बात करूँ, रशिया, चूँकि भारत शुरू से ही थोड़ा सा सोशलिस्ट रहा, तो नेहरू तक तो हम यूएसएसआर से कंट्रोल होते थे, लेकिन शास्त्री जी ने जब जय जवान और जय किसान का नारा दिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की, तो रशिया को भी ये लगा कि कहीं ये नेता भारत को एक अलग शक्ति तो नहीं बना देगा, जो कोल्ड वार दो लोगों के बीच में हो रहा है और उसका लाभ उठा करके कहीं तीसरा देश तो सामने नहीं आ जाएगा। और उसके बाद भारत की अंदरूनी राजनीति कि सत्ता तो मेरे पिता का था, पार्टी मेरे पिता की थी, ये प्रधानमंत्री बन गए, कुछ ऐसा हो कि इनकी मृत्यु हो जाए और सत्ता मेरे पास आ जाए। अब वो मैं कौन है, इसको पहचानने का काम आपका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें देखिए प्रश्न उठ रही हैं, ये
और इन प्रश्नों को आपको एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको जानने का अधिकार है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्लियर करेंगे कि वो मैं कौन थी या था और कैसे उनका कनेक्शन है। हालांकि हम सीधे तौर पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और भारतीय राजनीति के इस छुपे प्रसंग को आपको जानना भी चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिलेबस को तो हम टच करेंगे ही, खास उसके साथ साथ राजनीति के हर उन विषयों को भी टच करना चाहिए जिससे आपके मौलिक ज्ञान में वृद्धि हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर खोजिए। बाकी कल मिलते हैं। थैंक्स।